से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, कैंडिड कॉन्वर्सेशन। अगर आपको याद हो, पहले इसको ज्ञानेश करते थे, बीच में कुछ व्यस्तता भी थी और जिनके साथ होना होता था गेस्ट बाहर से पकड़ना पड़ता है। अभय दुबे जी आ गए। अभय दुबे जी लखनऊ आ गए और हमने इनको ठीक से पकड़ लिया। पकड़ ये लिया कि हमने इनसे एक वादा ये किया कि एक तो शनिवार को हम लोग इनसे बातचीत करते ही हैं, लेकिन हफ्ते के एक दिन और शनिवार को एक पूरा लेखा जोखा होता है। वो पूरा एक हफ्ते की सारी जो मुख्य राजनीतिक बातें उस पर बात होती है। लेकिन मैंने इनसे आग्रह ये किया कि आप एक किसी विषय पे, एक या दो विषय पे जो तात्कालिक हो, उस पर भी कम से कम हफ्ते में एक दिन बात करें। कोशिश यही रहेगी कि ज्ञानेश उस बातचीत को करें, क्योंकि मेरे पास और भी कार्यक्रम रहते हैं, तो इसलिए और थोड़ा आपको फर्क भी वो आएगा। ज्ञानेश का निठल्ले की डायरी अगर आपको याद हो तो आप लोग भी कहिए कि निठल्ले की डायरी फिर शुरू करें इसी बहाने। तो आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, हर मंगलवार को आएगा रात में 8 बजे। अब मैं ओवरव्यू 8 बजे रात में नहीं करूंगा, उसको देखते हैं उसको किस तरह से कहीं और करते हैं। 8 बजे रात में फिर ज्ञानेश इस कार्यक्रम को किया करेंगे। तो अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने, हम लोगों ने कहा और आपने माना। आज कैंडिड कॉन्वर्सेशन का पहला वो है, ज्ञानेश ही अब इसको एंकर करें। मैं इसमें सहयोगी के रूप में स्टेपनी कह लीजिए, मैं स्टेपनी ज्ञानेश की भी बन जाऊंगा और अभय जी की भी बन जाऊंगा, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी। ज्ञानेश नहीं, मैं प्रोफेसर साहब से जो अभी तुरंत जो ट्रेंड में एक टॉपिक ये है वो है जम्मू कश्मीर का चुनाव। तो उस पर मैं ज़रा समझना चाह रहा था कि पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, एक तो बीजेपी का फ्लिप फ्लॉप हुआ, पहले उनकी एक लिस्ट आई और फिर विड्रॉ किया, फिर 15 लोगों की एक छोटी लिस्ट आई। कांग्रेस में सीट शेयरिंग हो गई है और अपेरेंटली वहाँ पे ज़्यादा सटल है, ज़्यादा सौहार्द दिख रहा है, एमिकेबली सब कुछ हो रहा है। तो मैं प्रोफेसर साहब को, आप इस अभी फिलहाल तक के कश्मीर चुनाव के डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब कोई पार्टी रणनीतिक रूप से कुशाग्र होती है, यानी वो बिल्कुल रणनीतिक रूप से सतर्क होती है, उस वक्त वो जो कदम उठाती है वो उसको फायदा पहुंचाता है। कांग्रेस मुझे लगता है इस पूरे मसले में रणनीतिक रूप से बीजेपी से कई कदम आगे दिखाई पड़ रही है। अगर भाजपा, जैसा 2014 के बाद लगा था कि भाजपा रणनीतिक रूप से बहुत ही कुशाग्र है, बहुत शार्प है, तो भाजपा ये काम कर ली जो कांग्रेस ने किया। जैसे ही जम्मू कश्मीर का चुनाव घोषित हुआ, राहुल गांधी फौरन श्रीनगर गए और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बातचीत की, और देखते देखते हम लोग शाम को कह ही रहे थे कि इनमें समझौता होने वाला है, और उन्होंने समझौते की घोषणा कर दी। जैसे ही उन्होंने समझौते की घोषणा की, वो भाजपा से कई कदम आगे निकल गए और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कश्मीर की बाजी वो हार गई। जबकि ये काम भाजपा को पहले करना चाहिए था। भाजपा को जब उसने कश्मीर में चुनाव की घोषणा का मन बनाया था, उसी वक्त तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि घाटी की किसी राजनीतिक शक्ति के साथ समझौता करना है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी समझौता कर रखा है। एनडीए में उमर अब्दुल्ला वगैरह मंत्री रहे हैं लंबे अरसे तक। पीडीपी के साथ मिलकर वहां पे आप सरकार चला चुके हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि वो दोनों आपके लिए अजनबी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए भी कि घाटी में उसका कोई आधार नहीं है, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तक नहीं खड़ी कर पाई थी भारतीय जनता पार्टी, केवल जम्मू आधारित पार्टी है। कांग्रेस का दोनों तरफ आधार है, यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में भी कुछ आधार है और घाटी में तो बहुत आधार है ही। अपनी इस कमी को समझने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी क्षेत्रीय शक्ति से जिसका घाटी में आधार हो, समझौता न करने का निर्णय लिया और ऐसी कोई पहलकदमी नहीं की। कांग्रेस ने आगे बढ़कर समझौता कर लिया। कांग्रेस, अब स्थिति यह है कि कांग्रेस अगर जम्मू में 8-10 सीट भी जीत जाती है, जो वो आसानी से जीत जाएगी, तो घाटी में जो उनकी घाटी में दोनों मिलकर सबका सुपड़ा साफ कर देंगे और आराम से सरकार बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का रणनीतिक मानस हिल गया है। ये जो 4 जून को जो नतीजे आए, तो तब से अभी तक कोई भी ढंग का कदम, ढंग का सोच, ढंग की तैयारी, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात की गवाह है जो यहाँ पे हो रहा है, और अब दोबारा कश्मीर की राजनीति इस बात की गवाह है। हरियाणा की राजनीति इस बात, हरियाणा की राजनीति बिल्कुल ठीक है, हरियाणा की राजनीति इस बात की गवाह है। अब आप झारखंड में ही देखिए, अभी आप लोग इस बात की चर्चा शायद करना पसंद करेंगे, झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चे के अंदर कोई कमजोरी नजर आ रही है तो भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है कि उसका दोहन कैसे करें। नहीं, अभी नहीं, जम्मू कश्मीर में जैसे छोटी पार्टियों का उदय हो रहा है। पैंथर्स पार्टी को भी एक सीट दी है कांग्रेस ने, इंजीनियर राशिद की पार्टी ने भी कुछ कैंडिडेट्स लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती जी का आपको क्या भविष्य दिख रहा है, क्योंकि वो तो किसी तरह देखिए, महबूबा मुफ्ती बड़ी ताकत है वहाँ की। ठीक है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुछ हासिल नहीं किया महबूबा मुफ्ती ने, और
यहाँ तक कि जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है उसको सम्मानजनक वोट मिले और महबूबा से भी ज्यादा सम्मानजनक वोट मिले, हालांकि उसका दूसरा कारण भी है। लेकिन हम उनको खारिज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई हो, अभी उन्हें थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई, उसमें घाटी की जनता के बीच में उनकी छवि जो है वो गड़बड़ा गई। यहाँ तक कि इस तरह की छवि भी बनी कि जो कि भाजपा के साथ उन्होंने सरकार चलाई, उसी वक्त भाजपा ने उसी प्रक्रिया में पूरा मीजान बनाया धारा 370 में से 35 से हटाने का। तो इस प्रकार की जो बातें चली उससे इन लोगों की छवि को नुकसान हुआ। लेकिन इस चुनाव में वो लोग हस्तक्षेप करेंगे, अगर वो 4 या 5 सीटें घाटी में या 3 सीटें घाटी में जीतने में समर्थ हो पाते हैं तो हो सकता है कि आगे जो सरकार बने उस सरकार में इनको शामिल कर लिया जाए। नहीं, वो तो कह रही है कि अगर आती है और जरूरत पड़ती है नहीं, वो इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी हैं और वो सक्रिय रूप से हर मंच पे नजर आती हैं। और इंडिया गठबंधन अब वो ये तो एक ऐसी स्थिति बन गई है वहां पर, क्योंकि इंडिया गठबंधन मुख्य तौर पर लोकसभा की राजनीति के लिए है, लेकिन राज्यों की राजनीति जब होती है वहां भी उसकी एक भूमिका होती है। जैसे कश्मीर में कांग्रेस और उनके बीच में समझौता हुआ ही है, तो महबूबा को अभी शामिल नहीं किया गया है इस गठजोड़ में, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है उनको शामिल कर लिया जाए। इसलिए वो ना कांग्रेस के साथ संबंध खराब करना चाहती हैं, ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ संबंध खराब करना चाहती हैं। अब ये जो दूसरी ताकतें उठी हैं, जैसे इंजीनियर रशीद की पार्टी है, अब इंजीनियर रशीद के बारे में कहने की जरूरत नहीं, हम लोग जानते हैं कि उनकी छवि ये थी कि ये भारत की जो जासूसी संस्थाएं हैं रॉ और आईबी, ये उनकी पैदाइश है। लेकिन अब उनकी शायद छवि ऐसी नहीं है, थोड़ी उनसे अलग हटके भी छवि बनी है उनकी। तो अब देखिए ये पानी किस तरह मरता। मैं एक मेरा प्रश्न है, एक बेचारा मुझे उनको देख के हरदम लगता है, एक गुलाम नबी आजाद साहब जी, उनको बीजेपी एक आध सीट दे देती भाई तुम भी हो, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं उनका एक बंगला है दिल्ली में, तो क्या अब उनकी यूटिलिटी नहीं रहेगी तो बंगला वापस वो कैंसिल, क्योंकि वो तो बीजेपी के उसमें है इच्छा पे, तो अरे एक सीट दे देती, कहती लड़िए भाई देखिए गुलाम नबी आजाद ने अपने राजनीतिक जीवन के इस दौर को जिस तरीके से संचालित किया वो सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। वो न केवल उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा बल्कि वो नरेंद्र मोदी के साथ गलबहियां डालते हुए नजर आए, जितनी गाली उन्होंने दी। हाँ। और अब तो हो सकता है कि वो बैक चैनल से कांग्रेस में दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो सकता है कि बैक, उनके लोग उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, उनके लिए सब अब मुकाम तो कांग्रेस है, वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि तमाम लोग जो भाजपा में राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए हैं, चाहे वो गौरव वल्लभ हो, चाहे वो कोई हो, ये सब जो कक्कड़ हो, ये सब जो हाँ ये सब बन गए हैं, ये सब लोग भी मन ही मन सोच रहे होंगे कि भाई बड़े गलत समय पे हमने छोड़ी कांग्रेस, अब दोबारा वापसी की कुछ योजना, जो मुश्किल होता है काफी। ज्ञानेश वो इनसे पूछे, वो जो एक समय सारे कांग्रेसी प्रवक्ता जो थे, जो एक बार हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, नहीं आजकल क्या हो रहा है कि बीजेपी में अगर आप देखिए शाम को टीवी कार्यक्रम, तो उसमें जनरली जो बीजेपी का प्रवक्ता आता है वो साल 6 महीने कांग्रेस से गया हुआ रहता है, या शिवसेना का जो आता है वो कांग्रेस से गया हुआ है। देखिए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में केवल सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर, या आप कहिए संबित पात्रा जो अब दरअसल नियमित रूप से प्रवक्ता की भूमिका नहीं निभाते हैं क्योंकि वो सांसद भी हो गए हैं और दूसरे शायद उन्हें पार्टी में जिम्मेदारियां दी गई होंगी, उनको इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी प्रवक्ता हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। कोई आम आदमी पार्टी से आया है, कोई कांग्रेस से आया है, कोई समाजवादी पार्टी से आया है। सभी पार्टियों ने, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पारंपरिक कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रही है। ये एक तरह से बहुत, मैं कहूंगा कि किसने कहा था, शायद प्रभु चावला ने टिप्पणी की थी कि ये एक नो कॉन्फिडेंस वोट है कार्यकर्ताओं के खिलाफ भाजपा के आला कमान का, कि वो अपनी पार्टी का बौद्धिक बचाव करने के लिए, राजनीतिक बचाव करने के लिए भी अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं है। सब लोग वहां बाहर से आए हैं, उनका भरोसा है। अब जरा से परिस्थिति बदलेगी, इनमें से ज्यादातर लोग फिर वापस चले जाएंगे, दूसरे दलों में चले जाएंगे। तो ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर हम लोगों को एक बृहद परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को अपना विस्तार करना था उन इलाकों में भी जिन इलाकों में उसका पारंपरिक प्रभाव नहीं था। जैसे उत्तर पूर्व में पारंपरिक प्रभाव नहीं था, दक्षिण भारत में प्रभाव नहीं था, तो कहां से वो लोग शक्तियां लाते, दूसरी पार्टियों से ही शक्तियां लाई जाती थी। तो ये बात समझ में आने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में सब वही लोग शामिल हो जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी और शाह को अपने प्रति वफादार और निष्ठावान लोग चाहिए पार्टी के अंदर,
जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति निष्ठावान ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी का किरदार अंदर से पूरी तरीके से बदल दिया जाए, ये योजना 2014 के बाद से चल रही है। यही कारण है कि तो इस चुनाव में जो लोकसभा के टिकट दिए गए उसमें से 25% टिकट उनके थे जो 2014 के बाद दूसरे दलों से आए। जी नहीं, मैं एक चीज दर्शकों को, एक आपको भी एक मैं जरा इसलिए कह दूं कि आप भी एक टिप्पणी करिए और हमें एक चीज जरा बताइएगा। बीजेपी के प्रवक्ताओं में जैसे उन्होंने कहा सुधांशु जी हैं, कुछ लोग और हैं, एक ऐसी टीम है जो केवल गाली देने के लिए आती है। उनमें 3 जो प्रमुख हैं, अगर आप उनका नाम दीजिएगा और हमारी उससे टैली होगा तो हम लोग भी देखेंगे। उसके बाद कुछ ये 3 प्रमुख, उसमें महिला भी हैं, वो भी हैं, बाहर से आए हुए भी लोग हैं। आप अगर 3 प्रमुख जो सिर्फ जिनका केवल काम गाली देना, उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, जो वहां आइए गाली दीजिए, चीख चीख के चिल्लाइए, चले जाइए। 3 अब नाम मैं इस बारे में एक दिलचस्प आपको बात बताऊं। दिल्ली के एक नेता हैं अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस के नेता जी, और कांग्रेस में लंबे अरसे तक अध्यक्ष भी रहे और 15-20 साल वो मंत्री भी रहे, 15 साल मंत्री भी रहे कांग्रेस में। तो जब वो उन्होंने तय किया कि वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, तो उन्होंने ओपी शर्मा, जो भाजपा के मोदी, जो अरविंद केजरीवाल की लहर में भी चुनाव जीत गए थे, उनसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राय ली कि भाजपा में जाना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा नहीं, भाजपा में मत आओ। उन्होंने क्यों? कि भाजपा के पास एक बहुत बड़ा फ्रीजर है, उसमें आपको डाल देंगे, उसी में जमे पड़े रहेंगे आप। लेकिन वो नहीं माने, वो भाजपा में चले गए। भाजपा ने उनको तुरंत उठा के फ्रीजर में डाल दिया। कई साल तक उसके अंदर वो जाम पड़े रहे, फिर निकले दोबारा कांग्रेस में वापस आए, तो थोड़ा बहुत उनको गर्मी आई, उनकी बर्फ पिघली और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करनी शुरू की। अच्छा, अब वो फिर भाजपा में चले गए। मेरा कहना है कि अब वो भाजपा नहीं रही, फ्रीजर में डाल देती थी। अब हो सकता है भाजपा उनको गर्म रखे, उनको गर्म, क्योंकि अब भाजपा उस दौर से निकल आई है। एक जो मैं जिस भी बीजेपी समर्थक से बात करता हूं, उनके पास एक बात का जवाब नहीं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, जिसके ऊपर आप आरोप लगाओ तो सबको ले आओ, बिना देखे, बिना समझे, और वो कहीं होते हैं एडजस्ट तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होते हैं। जिसका कि हमें कल वो प्रमाण दिखा जम्मू में जो हुआ, जैसे लिस्ट आई और उसमें जो उनके वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन सब के नाम नहीं थे और एक तरीके का विद्रोह हुआ। और वो जाहिर सी बात, उसको डायरेक्टली अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं, तो बिना उनकी दखलंदाजी के तो लिस्ट फाइनल नहीं हुई होगी। अमित शाह ने एक नाम और कर दिया, मनोज सिन्हा साहब वहाँ बैठे ही हुए थे दिल्ली में। इसके पीछे मुख्य जो थीसिस चल रही है बीजेपी में, हमेशा चलती रही, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में वो चुनाव जीतने के लिए, राज सत्ता में बने रहने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत है। पहली चीज है मोदी जी का भाषण, दूसरी चीज है अमित शाह का प्रबंधन। ये 2 काम अगर चलते रहे तो बाकी चीजें अपने आप थोड़े बहुत 19-20 और हेर फेर के साथ इधर उधर होती रहेंगी, लेकिन ये ठीक हो जाएंगी। ये मुतवातिर यही। और अभी 2004 के चुनाव में बहुमत दबाने के बावजूद भी वो अपनी इस थीसिस से हटे नहीं है। अभी भी वो मानते हैं कि मोदी सत्ता का उद्गम इन 2 चीजों में निहित है, मोदी जी के भीषण भाषण और अमित शाह का प्रबंधन। इसीलिए देश का कोई भी कोना हो, अमित शाह उसका प्रबंधन करते हैं और हर जगह जाके मोदी जी भाषण देते हैं। वो दक्षिण भारत में भी भाषण देंगे, वो उत्तर पूर्व में भी भाषण देने आएंगे, घाटी में भी भाषण देने आएंगे, उत्तर प्रदेश में तो आएंगे ही आएंगे। अब उन्हें ये अभी तक एहसास नहीं हो पाया है कि ये चीज अब नहीं चल पाएगी। पहले भी बीच बीच में कई बार नहीं चलती थी। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब 2015 में जब बिहार में ये लोग बुरी तरह चुनाव हार गए, तो डेक्कन हेरल्ड वालों ने मुझसे कहा कि आप एक अंग्रेजी में लेख लिख दीजिए हमारे लिए। तो मैंने उनके एडिट पेज के लिए लेख लिखा। तो उसी में मैंने ये बात लिखी थी कि जब तक भारतीय जनता पार्टी इस पर विश्वास करती रहेगी, बीच बीच में उसे इस तरह की पराजयों का सामना करना पड़ेगा। तब तक ये नहीं, मेरी भी समझ में आया था कि लोकसभा में इस तरह की स्थिति हो जाएगी, तो अब लोकसभा में भी वो स्थिति हो गई। नहीं, मैं बस एक बीच में जोड़ दूं, उत्तर पूर्व में सब जगह नहीं, मिजोरम ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु आप यहाँ बताइए, मणिपुर में जाने की हिम्मत नहीं, उत्तर पूर्व में नहीं। जैसे मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अभी से आप 1 साल पहले देखें तो बीजेपी या मोदी जी जो भी काम करते थे उनके सारे पत्ते सही पड़ते थे। बेस्ट ऑफ द पीआर एजेंसी उनके पास है, यूएस की बताते हैं। आरएसएस ने कई बार साधन है ऐसे कि आप अभी सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव अभी आप नहीं जीत पाएंगे। अप्रूवल रेट्स आपके हर सर्वे में कम हो रहे हैं, जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है उसमें भी आपकी पॉपुलैरिटी घटी है। ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं मोदी जी कि अब ये सिर्फ नहीं चलेगा कि किसी, मुझे लगता है इनके पास काम करने का एक ही तरीका आता है, इनके पास कोई प्लान बी नहीं रहता है। एक ही स्ट्रोक, एक ही मतलब ये वो बल्लेबाज केवल मतलब लेग साइड से ही स्ट्रोक लगाने में माहिर है।
या कोई ऐसा बल्लेबाज है जो केवल ऑफ साइड पे ही स्ट्रोक लगाने में माहिर है, बाकी गेंदें आएगी तो वो बचता रहेगा, उधर आएगा तो अपने रन बनाएगा। तो ये इस किस्म के लोग हैं और ये इन्होंने साबित कर दिया है, इनके पास कोई भी वैकल्पिक रणनीति नहीं है। वरना इस लोकसभा चुनाव के बाद में इन्हें अपनी पूरी रणनीति को रिकैलिब्रेट करना चाहिए था, और इस बात को इनके समर्थक भी मानते हैं और इनके आलोचक भी मानते हैं, लेकिन ये खुद नहीं मानते इस बात को। इनको एक ही तरीके से काम करना आता है, उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, बाकी उन्हें और भी परवाह नहीं है। 10 साल तक सत्ता में रह लिए हैं, 5 साल इनका मानना है अभी और सत्ता में रहेंगे, आगे देखा जाएगा। अभी याद होगा आपको कि जब 2024 के चुनाव के लिए रणनीति संबंधी बैठकें हो रही थी, तो पार्टी की बैठक में किसी कार्यकर्ता ने कुछ अमित शाह से कोई सवाल पूछ लिया हिम्मत करके, तो अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जब तक हम लोग हैं हम पार्टी को इसी तरीके से चलाएंगे, जब नहीं रहेंगे तब नहीं रहेंगे, अभी तो हम हैं और हम इसी तरीके से चलाएंगे। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। तो उनका जो मोडस ऑपरेंडाई है, यानी उनका जो पूरा व्यवस्था है, पूरा टेम्पलेट है पार्टी चलाने की, वो अपने आप में स्पष्ट है, वो उसी पे जमे रहेंगे। नहीं, जैसे कंगना रनौत ने कल एक स्टेटमेंट दिया परसों, वो भद्दा किसानों के बारे में उन्होंने बोला, लेकिन अब चूंकि वो सिटिंग एमपी हैं और Z+ प्रोटेक्टिंग है, तो कांग्रेस उनको, बीजेपी उनको फ्रिंज एलिमेंट तो नहीं कह सकती है, लेकिन उन्होंने कहा हम इसको अपने से अलग करते हैं, उनका व्यक्तिगत राय, उनको हिदायत दी गई कि आगे से ऐसा ना करें। लेकिन क्या वो नुकसान कर गई हैं और हरियाणा चुनाव में इसका असर दिखेगा? देखिए, कंगना रनौत तो भाजपा की सेवा करना जारी रखेंगी जी, आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल IQ है वो उसका एक ऐसा स्तर है जिसका हम लोग यहाँ चर्चा करना पसंद नहीं करते शिष्टावश, तो वो नहीं कर सकती। देखिए, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेत्री है। जी जी, बहुत। कंगना रनौत ने जिस तरह की एक्टिंग की है, उनके पीछे कोई उनका गॉडफादर नहीं था, अकेले दम पर उन्होंने जो जगह बनाई और जो कामयाबी हासिल की वो असाधारण है। अगर वो फिल्मों में ही रहती तो वो हिंदी फिल्मों की महानतम अभिनेत्रियों में उनकी गिनती हो सकती थी। उनको हम लोग नूतन और वहीदा रहमान और जया भादुड़ी इस स्तर की अभिनेत्री, और शबाना आजमी इस स्तर की अभिनेत्रियों में से एक मानते। लेकिन उन्होंने तय किया कि वो न तो फिल्मों का काम ठीक से करेंगी और राजनीति का काम उन्हें ठीक से करना आता नहीं। तो इस चक्कर में उन्होंने अपनी दोनों दुनियाएं जो है ना, दोनों दुनिया उन्होंने बिगाड़ ली। इसलिए मुझे उनसे हमदर्दी है, और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट दे कि न दे। एक आखिरी सवाल और है जी। पिछले 1 साल से आप कह रहे हैं, जब आप आनंद सर से बात करते थे हमारे ही चैनल पे, कि अगर राहुल गांधी इस जातीय जनगणना और ओबीसी और पिछड़ों की राजनीति पर टिके रहे तो वो काफी कुछ सफल होंगे, और वो ऐसा लगता है कि अब उस पर ही टिक गए हैं। क्या आने वाला 4-5 साल राजनीति की धुरी कांग्रेस और कांग्रेस की धुरी जातीय जनगणना, ओबीसी, पिछड़ों की राजनीति यही बनने जा रही है? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस के पहले ऐसे नेता हैं। इंदिरा गांधी ने भी वो काम नहीं किया था, उनके पिता राजीव गांधी ने भी वो काम नहीं किया, नरसिंह राव ने भी वो काम नहीं किया। ओबीसी वोटों को दोबारा हासिल करने की कोशिश कांग्रेस ने लंबे अरसे पहले छोड़ दी थी। 60 के दशक में ओबीसी वोट धीरे धीरे कांग्रेस से हटना शुरू हुए। कांग्रेस की कोई परवाह नहीं की। कांग्रेस के पास ऊंची जातियों के वोट थे, कांग्रेस के पास दलित वोट थे, कांग्रेस के पास मुसलमान वोट थे, और उसके सारे कांग्रेस अपना चुनाव जीतती रही। और इस चक्कर में क्या हुआ कि सामाजिक, कथित रूप से सामाजिक न्याय की कई पार्टियां उभर आई। बहुजन समाज पार्टी आ गई सामने, समाजवादी पार्टी आ गई सामने, राष्ट्रीय जनता दल सामने आ गया, और भी जगह। तो वो अब पहली बार उत्तर भारत के अंदर, खासतौर से दक्षिण भारत में और दूसरी जगहों में तो कांग्रेस अभी भी ओबीसी की पसंदीदा पार्टी है, लेकिन उत्तर भारत में पहली बार राहुल गांधी के नेतृत्व में ओबीसी वोटों में पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है। इन पार्टियों की कीमत पर नहीं, इन पार्टियों के साथ में स्थायी संबंध बनाए हैं, एक टिकाऊ दोस्ती है, और इसके जरिए राहुल गांधी चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें एक ओबीसी समर्थक नेता और ओबीसी समर्थक पार्टी के रूप में देखा जाए। और मुझे लगता है कांग्रेस की ये रणनीति बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाली है। ये कांग्रेस के भारतीय राजनीति में दोबारा उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाएगी। नहीं, लेकिन मैं एक चंदन से पूछूं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं जातीय जनगणना 90-10 की लड़ाई लड़ रहा हूं और इसके लिए मुझे राजनीति में भी अगर नुकसान होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, तो क्या नुकसान होगा ही नहीं, इसमें फायदा ही फायदा है। अच्छा, देखिए, है क्या कि अभी ऐसा लगता है कि जितना राहुल गांधी ओबीसी और दलित के बारे में बोलेंगे उतना अगली जातियां उनसे और दूर जाएंगी। ये एक नुकसान साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगली जातियां भी
अगर वो अग्रणी है और उनका दिमाग खुला हुआ है तो वो देखती है ना लगातार कि कौन आगे बढ़ रहा है। अब अगर मुसलमानों की दिलचस्पी कांग्रेस में बढ़ रही है, दलितों की दिलचस्पी कांग्रेस में बढ़ रही है, ओबीसी पार्टियों के साथ में उनके जो संबंध हैं, उन संबंधों के कारण भी उनकी ओबीसी समुदायों के साथ निकटता बढ़ रही है कांग्रेस की। तो ऐसे में कम से मैं समझता हूं कि जो ब्राह्मण समुदाय है वो तो खास तौर से इस बात पर निगाह टिकाए हुए होगा कि कब कांग्रेस का ग्राफ जो है ना उस क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जाता है जहां पर वो सत्ता ग्रहण करते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचेगा, इनमें से बड़ा तबका कांग्रेस की पुराने वोटर हैं कांग्रेस के, इन्होंने घर वापसी है भाई। 50 साल से ज्यादा कांग्रेस को वोट ब्राह्मण दिया। के लिए तो और ये घर वापस आ गए, और जिस वक्त ये वापस आ गए उस वक्त इनके पास कुछ रहेगा नहीं। ब्राह्मण के लिए तो घर वापसी हाँ, और जो राजपूत वोटर है उत्तर प्रदेश का खास तौर से, वो पहले से ही संशय में है कि भाई ये क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, क्या तो वो तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। तो हम लोग राजनीति के जिस दौर में है वो एक ऐसा दौर है जहां पर राजनीतिक शक्तियों का संतुलन बदल रहा है, और उस पर हमें निगाह रखनी पड़ेगी कि दरअसल ये बदल के कहां पहुंच रहा है। भाजपा की जीतों से जो संतुलन स्थिर हो गया था वो गड़बड़ा गया, अब नया रूप लेगा वो। ठीक है, इसकी दोबारा हमें मैपिंग करते रहनी पड़ेगी जी। तो आज के लिए इतना ही, और नए शुभारंभ के लिए भाई आप सब लोगों का साथ चाहिए होगा। उसको देखिए और अगर जो कमियां हैं वो बताइएगा तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।